क्या रंग गोरा कराते हो, उसमें क्या अंतर है मैम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं नए नए इन्फ्लुएंसर्स से, मेंटोर से, गुरुओं से, और देते हैं ढेर सारी जानकारी। जिसको भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का मास्टर बनना है तो पॉडकास्ट विद शालू को फॉलो करो। मैं आज जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ वो आपको बहुत सुंदर बना सकते हैं, आपके हेयर्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आपकी स्माइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज हम उनकी इंट्रोडक्शन उन्हीं से लेंगे। मैं आज वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर रुकमन जिंदल जी का। डॉक्टर रुकमन जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम, मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और साथ में मैं फेशियल एस्थेटिक्स और मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा ये स्पेशल इंटरेस्ट एरिया है फेशियल एस्थेटिक्स। मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बहुत कीमती टाइम में से यहाँ आने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। मैम, जब हम स्किन की बात करते हैं या कॉस्मेटिक की बात करते हैं, मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक रंग गोरा होने के लिए लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो फेयर एंड लवली के रूप में हो, चाहे और बहुत सारी क्रीम्स। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रंग गोरा हो सकता है इन क्रीम्स से या कोई ट्रीटमेंट से? मैम, रंग गोरा करने के लिए बेसिकली आज की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लोगों में डिमांड है कि हमें अपना कलर फेयर चाहिए या हमें अपना रंग पसंद नहीं है। बट मेरे मेरे हिसाब से तो इंडियन पॉपुलेशन का एक अपना कलर है। हर रेस का एक अपना कलर होता है जो जेनेटिक्स पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर सेल्स, योर जीन्स। सो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपना कलर चेंज करना है। बट स्टिल अगर हमें इच्छा है कि हम अपना कलर थोड़ा सा लाइटर या कम्प्लेक्शन हम थोड़ा फेयर चाह रहे हैं तो उसके लिए स्किन लाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में। पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं और लोग बेवजह खरीदते हैं, रेगुलर लगाते भी हैं और उससे कुछ खास फ़ायदा उनको नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ वाइटनिंग ड्रिप्स आजकल चल रही हैं जिसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो टेम्परेरीली आपकी स्किन को लाइटन कर देती हैं। बट आफ्टर जब आप वो मेडिसिन छोड़ देते हैं या वो मेडिसिन इंजेक्शंस लेना बंद कर देते हैं तो उसके बाद फिर से आपकी स्किन नॉर्मल अपने ही टोन पे आ जाती है। तो हमारा जो एम है वो स्किन को लाइटन करने की बजाय स्किन का टेक्सचर, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली मैम। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ड्रिप्स चलते हैं, मेरे ख्याल में इनको आईवी ग्लूटाथाइन ड्रिप्स कहते हैं इनको। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं, विटामिन सी या काफ़ी सारे और मिनरल्स भी दिए जाते हैं जिससे स्किन की कंडीशंस इंप्रूव होती हैं। बट हमारी जो मेन एम है लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग को हमें एम ना करके हमें स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। पर आजकल जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो इंडिया में क्या है कि एक चीज़ है कि सेलिब्रिटीज़ के पीछे हम बहुत भागते हैं। अक्सर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि दीपिका ने इंजेक्शन लगवाए, पहले वो इतनी सांवली थी अब गोरी होगी, या फिर काजल को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसी फोटोज डालते हैं। क्या ये पॉसिबल है इतना गोरा होना? मैम, स्किन टोन को लाइटन ज़रूर किया जा सकता है पर उसकी एक लिमिट है।
ओके। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपने स्किन को वाइट कर पाएंगे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं फोटोशॉप का भी हाथ रहता है। फोटोशॉप का भी हाथ है और कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं। फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटी से हम अपनी लाइफ नॉर्मल लोग आई डोंट थिंक कि दे विल बी एबल टू मैच दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स या दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो, हाँ। बट नथिंग कम्स विदाउट हार्म। तो हर चीज़ के अपने नुकसान हैं, अपने फ़ायदे हैं। जब हम वाइटनेस पे बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, मैं कुछ ट्रीटमेंट्स का नाम जानना चाहूँगी जिससे लोगों की स्किन या फिर कलर लाइट हो सकता है मैम। स्किन लाइटनिंग के लिए मैम होम केयर में ट्रीटमेंट्स भी आती हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स जो क्लिनिक में एज़ पर डॉक्टर की सलाह के बाद की जाती हैं। इसमें कि कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें भी थोड़ी स्किन लाइटनिंग होती है जिससे कि स्किन का प्रोटीन इम्प्रूव होता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि स्किन लाइटनिंग एक हद तक हो सकती है, जो आपको अपने पूर्वजों से जो भी टेक्सचर मिला है वो नहीं हो सकता, है ना। वो बिल्कुल तो चेंज नहीं हो सकता। जैसे आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि कोरियन कोरियन ग्लास स्किन, ट्रीटमेंट हाँ, चाहिए, कोरियन स्किन चाहिए। बेसिकली कोरियन स्किन एक ज़्यादा हाइड्रेटेड और स्मूथ ड्यूई स्किन होती है जिसमें कि बिल्कुल ग्लास लाइक अपीयरेंस, यानी कि बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है स्किन। ऐसा लोगों को लगता है कि हम भी कोरियंस की तरह अपनी स्किन अचीव कर लेंगे, पर वो पॉसिबल नहीं होता है बेसिकली। उसकी बजाय हमें ये देखना है कि हम इंडियंस हैं, हमारी एक अपनी इंडियंस की अपनी एक स्किन टोन है, एक टेक्सचर है, एक या अपनी किसी beauty या है। कोई भी जेनेटिक रेस है उसकी एक अपना टेक्सचर है उस रेस का। तो उसको आप मैच नहीं कर सकते हैं कि हम कोरियंस की अपनी जेनेटिक मेकअप है जो उनके सेल्स जिस तरह से बने हैं ओवर द सेंचुरीज, या उनका एक अपना स्किन रिजीम है, वो इंडियंस उस तरह से उसको मैच नहीं कर सकते हैं। बट हम विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर हाइड्रेशन या प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हम अपनी स्किन को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। जो आपने कोरियन स्किन की बात बताई है अभी, तो आजकल मुझे लगता है कि ड्रामाज लोग देखते हैं तो उनको देख देख के, जब फिर सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को बहुत सारे पैक्स, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी आ गई हैं जो दावा करती हैं कि कोरियन स्किन हो सकती है। कुछ जगहों पे स्किन क्रीम्स के नाम पे स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं लोगों को जो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म। कोई भी मेडिसिन जब आप डॉक्टर से ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं या जहाँ पे कोई लेबल नहीं है मेडिसिन के ऊपर, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन्ड है उसके ऊपर कि उसमें क्या होने वाला है, क्या है, तब तक आप उसको इस्तेमाल ना करें। उसमें कुछ कुछ हार्मफुल चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपकी स्किन को हार्मफुल करेंगी, हार्म देंगी, कुछ टाइम के बाद स्किन को थिन आउट कर देंगी, थोड़ा पतला कर देंगी। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्किन चमक रही है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। स्किन थिन हो जाती है जैसे कि आपने बताया। अभी इसी बात पे आते हैं कि जब स्किन थिन हो जाएगी तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे। स्किन मैम आपका बैरियर है, बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्शन बैरियर। स्किन आपकी बॉडी के इंटरनल चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब आप बैरियर को थिन आउट कर रहे हैं, आप उसको पतला कर रहे हैं, तो हमारी स्किन बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्शन कवर फॉर आवर बॉडी, तो वो नहीं होना चाहिए। मैम जैसे कि हम ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने स्किन लाइटनिंग के ऊपर बात की, अब बात आती है रिंकल्स के ऊपर, स्माइल लाइंस के ऊपर। क्या ये पॉसिबल है क्रीम्स के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू कि आप रिंकल्स कम कर सकते हैं, अपनी एजिंग कम कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आज की डेट में आप ये कहें कि हम एजिंग को रोक नहीं सकते, पर हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमारे फेस पे बहुत सारे रिंकल्स आ रहे हैं, तो रिंकल्स कई तरह के होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं। स्टैटिक मीन्स कि आप एट रेस्ट आपका फेस है, उसमें भी आपको झुर्रियाँ आपके फेस पे नज़र आ रही हैं। और डायनामिक मतलब जिसमें कि आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं तब आ रही हैं जब आप मुस्कुरा रहे हैं या आप फ्राउन कर रहे हैं या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, उस वक्त आपके फेस पे झुर्रियाँ आ रही हैं। तो दोनों तरह की चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट्स आज की डेट में काफ़ी अवेलेबल हैं। तो मैम मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स का नाम भी जानना है इसके लिए। इसमें रिंकल्स के लिए ना बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत फाइन रिंकल्स हैं, बहुत फाइन लाइंस हैं। तो स्किन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आरएफ टाइटनिंग होती है जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइटनिंग कहा जाता है। इसके साथ स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है? स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है और फाइन लाइंस भी चली जाती हैं काफ़ी हद तक। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो वो काफ़ी ट्रेंड में भी है और काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड
ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग। एंटी और अगर हम बहुत अच्छी लुक्स चाहते हैं तो उसके लिए बॉटुलिनम टॉक्सिन करके आता है, जिसको आमतौर पे लोग बोटॉक्स कहते हैं। तो बोटॉक्स के ज़रिए भी हम अपने रिंकल्स को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैम हम रिंकल्स के ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ और जानकारी लेनी थी कि जैसे कि हमने रिंकल्स का ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास जाके करवाना है, क्या ये जब तक ट्रीटमेंट होगा तब तक ही आपके रिंकल्स कम होंगे या फिर ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है? इसका एक इफेक्ट, बोटॉक्स का, बॉटुलिनम टॉक्सिन का एक इफेक्ट होता है, 4 to 5 मंथ्स रहता है, और उसके बाद वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यू नीड टू गेट इट अगेन फॉर इफ़ यू वांट टू मेंटेन दैट लुक। उसको एक बार में किया तो इट्स नॉट अ लाइफ टाइम थिंग कि हमने कर लिया और ये इट विल स्टे फॉर लॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ओह, मतलब बारी बारी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बोटॉक्स कराने पर अगर पड़ेगा? आप अपने आप को मेंटेन करना चाह रहे हो, आप सुंदर दिखना चाह रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। काफ़ी लोग करवाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपना फेस अच्छा दिख रहा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं क्या? इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने से मसल्स थोड़ी ढीली भी पड़ सकती हैं। ओके। तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं जानना चाहती हूँ मैम, आजकल मैक्सिमम इंडियन लोग हम एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो है डार्क सर्कल्स। क्या डार्क सर्कल्स के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं आपके पास? डार्क सर्कल्स मैम कई रीज़न से हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ लोग कंप्लीटली सोते नहीं है, प्रॉपर इनएडिक्वेट स्लीप होता है जिन लोगों में, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, या डाइट में कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, या वो हाइड्रेशन उनकी कम है बॉडी में, यानी कि पानी का कंटेंट भी कम है, या काफ़ी लोग आंखें काफ़ी रगड़ते हैं अपनी, दे कीप ऑन रबिंग देयर आइज। उसकी वजह से भी कुछ ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एंड उसकी वजह से वहाँ पर पिगमेंटेशन आता है। या कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी होता है, या जेनेटिक होता है कि हाँ उनमें आना ही है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता उस तरह से। बट डार्क सर्कल्स को लाइटन करने की ट्रीटमेंट्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। क्रीम्स होती हैं, लेज़र्स होते हैं, पील्स भी होती हैं। अच्छी ट्रीटमेंट आप क्या रिकमेंड करोगे अगर मेरी ऑडियंस ने करवाना है किसी ने? इसमें ना मैम कॉम्बिनेशन होता है ट्रीटमेंट्स का। ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रीटमेंट सब कुछ वर्क करेगी। इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स विच इज़ गिवन बाय द सजेस्टेड बाय द डॉक्टर एज सच आफ्टर सीइंग द पेशेंट। फेस टाइटनिंग को लेके मैम क्या कर सकते हैं अगर रिंकल्स नहीं है बट फेस टाइटनिंग करना है? फेस टाइटनिंग के लिए भी अगेन मैम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं विदाउट एनी सर्जरी। और अगर कुछ आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए थ्रेड लिफ्ट करके ट्रीटमेंट आता है, जिसमें कि फेस के स्किन के अंदर कुछ थ्रेड्स डाल दिए जाते हैं, जिससे फेस लिफ्ट होता है और बहुत अच्छी लुक देता है। लुक देता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं कुछ? साइड इफ़ेक्ट्स मैम, इसका इफेक्ट होता है कि कुछ महीने के लिए रहेगा, उसके बाद आपको फिर से करना है। और इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पिन पॉइंट काइंड ऑफ प्रोसीजर, जिसमें बहुत छोटा सा एक स्किन में छेद करके उसके थ्रू डाल दिया जाता है। तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका इफेक्ट कुछ महीनों बाद चला जाएगा, यही एक उसका साइड इफेक्ट है। जैसे कि आपने पिन का नाम लिया, मैं जहाँ तक इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आजकल दिखते हैं जिसमें नीडलिंग या फिर सिरिंजिंग की जाती है चेहरे पे। उन ट्रीटमेंट्स को क्या कहते हैं? नीडलिंग बेसिकली सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है, जो एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो सब चीज़ों में काम करती है, चाहे वो फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, माइल्ड रिंकल्स हो, अनइवन स्किन टोन हो, पिगमेंटेशन हो, या अनइवन टेक्सचर हो, स्मूथ नहीं है स्किन, या रफ फील हो रही है, टाइट लूज फील हो रही है, सैगिंग स्किन है, उन सब में ये ट्रीटमेंट काम करती है। इसको बेसिकली कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है, इसको कोलेजन कहते हैं, जो हमारी एज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 28-30 साल की उम्र के बाद, वो कोलेजन हमारी बॉडी से धीरे धीरे घटने लगता है। तो हम चाहते हैं कि कोलेजन बने ताकि हमारी स्किन का टेक्सचर मेंटेन रहे, यानी कि हमारा स्किन का टेक्सचर वैसा ही रहे जो हमारा यंग एज में था। तो ये ट्रीटमेंट में पूरे फेस पे नीडलिंग की जाती है। उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसमें नीडल्स होती हैं छोटी छोटी। वो नीडल्स उस स्किन के अंदर आपके मूव की जाती हैं फेस के ऊपर। उसकी वजह से जगह जगह छोटे छोटे इंजरी पॉइंट्स बनते हैं। उन इंजरी पॉइंट्स से हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि हमें नया प्रोटीन बनाना है, तो हमारी बॉडी नया प्रोटीन बनाती है। तो इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। ये बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है इस प्रोसीजर को करने में। हार्डली 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है और कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइल्ड रेडनेस आ सकती है आफ्टर द प्रोसीजर, थोड़ी सी रेडनेस आती है पेशेंट को सेम डे। तो ये बार बार करवाना पड़ता है पर आपको? इट्स अ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बेसिकली। ऐसा नहीं करवाना पड़ता है, करवाना चाहिए।
करवाना चाहिए। चाहिए। बेसिकली एक एज के बाद जब आप बहुत एज फील कर रहे हो तो आपको हर मतलब आपकी स्किन अच्छी फील नहीं कर रहे हो आप, तो हर महीने भी इसको कर सकते हैं। ओह। हाँ, तो जैसे हर महीने की बात आई तो मेरा जो एक क्वेश्चन जाता है कि आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स फेशियल करते हैं या फिर मार्केट में आप सिंपल लोगों से फेशियल कराते हो, उसमें क्या अंतर है मैम? उनको मैम मेडिफेशियल्स कहा जाता है। ओके। मेडिफेशियल्स बेसिकली मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑल आर साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, मींस कि साइंटिफिक रिसर्च करके हमें जो मिला है कि हमें ये प्रोडक्ट्स हमें स्किन पे लगाने चाहिए, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। लेज़र का भी इस्तेमाल होता है, लेज़र टोनिंग भी होती है उसमें। उन प्रोडक्ट्स को हम लगाते हैं और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, और इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो प्रूवन है। ये डीपर लेयर्स में भी काम करता है स्किन की, जबकि एक नॉर्मल फेशियल जो आप कहीं से भी करवाते हैं वो सिर्फ एक टॉप लेयर पे स्किन की काम करता है। मेडिफेशियल विल वर्क इनसाइड डीप लेयर्स ऑल्सो। तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा दिन तक रहता होगा? बिल्कुल ज़्यादा दिन तक रहेगा और ज़्यादा बेटर इफेक्ट रहेगा। ज़्यादा बेटर इफेक्ट रहेगा। मैम आप हाइड्रा फेशियल के बारे में हमें कुछ बता दोगे, क्योंकि हाइड्रा फेशियल इस टाइम बहुत फेमस में है। हाइड्रा फेशियल बेसिकली सब लोग जानते हैं। हाइड्रा फेशियल के नाम से एक फेशियल प्रोसीजर है जो काफ़ी लोग, कुछ लोग ठीक से करते हैं, कुछ लोग ठीक से नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बेसिकली उसमें काफ़ी डीप एक्सफोलिएशन होती है, और मेडिकल ग्रेड सीरम्स को हम स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं। और साथ में उसके एक्सफोलिएशन, जो मेन एक्सफोलिएशन का पार्ट है, उसका मेन पार्ट ही एक्सफोलिएशन है, और उसके बाद उसमें सिरम्स जो प्रॉपर तरीके से स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रेट किया जाता है। बेसिकली इट्स डीप हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। स्किन को मॉइस्चर लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मॉइस्चर कम है स्किन में, हाइड्रेशन नहीं है, तो उस स्किन विल लुक डल, एज्ड। अगर हाइड्रेटेड है प्रॉपरली तो इट विल नॉट लुक एज्ड। तो हाइड्रेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाइड्रा फेशियल, बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेट कर रही है, इसको मॉइस्चराइज कर रही है। जैसे कि आजकल स्किन बूस्टर्स आ रहे हैं जिसमें कि इसको बेसिकली स्किन को हम नॉर्मली बाहर से मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, हम अपनी स्किन को बाहर से मॉइस्चराइज कर लिया और ड्राइनेस ख़त्म हो गई। अभी इंटरनल मॉइस्चराइज़र आ रहे हैं जिनको स्किन बूस्टर्स कहा जाता है। बेसिकली दीज आर इंजेक्टेड ऑल ओवर योर फेस, सब जगह पे इसको इंजेक्ट किया जाता है बहुत कम डोज में, और दैट अट्रैक्ट्स वाटर, वो पानी को अपने आप एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपको मॉइस्चर मिल जाता है। मॉइस्चर मिलता है। दैट इज़ नोन एज इंटरनल मॉइस्चराइजर ऑल्सो। उसको इंटरनल मॉइस्चराइजर कहा जाता है, या हम स्किन बूस्टर्स भी कहते हैं। स्किन बूस्टर्स तो सुना है। हाँ, स्किन बूस्टर्स भी कहते हैं। तो मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा कि इंडियन स्किन में 40 के बाद कुछ जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क पिगमेंटेशन। क्या उसका भी कुछ हो सकता है? बेसिकली पिगमेंटेशन जो होती है वो कलेक्शन ऑफ कलर, यानी कि मेलानिन है स्किन में, जगह जगह पे मेलानिन इकट्ठा हो जाता है। हमारी स्किन का कलर डार्क है या लाइट है, वो मेलानिन की कितनी मात्रा हमारी स्किन में है उसके ऊपर आधारित होता है। तो अगर जितना ज़्यादा मेलानिन है हमारा स्किन उतनी डार्क है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स आ गए, इसका मतलब वहाँ वहाँ पिगमेंटेशन है, उसको हम पिगमेंटेशन कह देते हैं। कई तरह की होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई लोगों को होती है। लेडीज़ में ज़्यादा रहती है एक एज के बाद, आफ्टर 40-45, आफ्टर दैट एज तो पिगमेंटेशन आती है। उसकी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें कि स्किन लाइटनिंग, अगेन जो आप स्किन लाइटनिंग फॉर जनरल यूज़ ना लेके, अगर जहाँ पिगमेंटेशन है उसको स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है रादर दैन जनरल स्किन वाइटनिंग, कि हम अपने आप गोरे हो जाएं, जो हम नॉर्मल दिख रहे हैं वो भी हम गोरे हो जाएं, वो नहीं। बल्कि जो जिसको पिगमेंटेशन है या जिसको प्रॉब्लम है उसको हम लाइटनिंग करें, लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो बेनिफिशियल है। जैसे कि अभी हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं मैम, तो एक दिमाग में बारी बारी बात आती है कि जब पिगमेंटेशन हुई, उसका ट्रीटमेंट हो गया, क्या दोबारा फिर पिगमेंटेशन हो सकती है? जिनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इंटरनल इश्यूज हैं तो उनको दोबारा आ सकती है। दूसरा, पिगमेंटेशन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है सन डैमेज अवॉइड करना, यानी कि सन रेज से जितना आप बचेंगे उतना आपकी स्किन को पिगमेंटेशन कम आएगी। जितना आप सन में बाहर जा रहे हैं, प्रोटेक्शन यूज़ करिए। सन प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट चीज़ सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन यूज़ करिए, और दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रीपिगमेंटेशन, मतलब दोबारा पिगमेंटेशन ना आए, उसके लिए सनस्क्रीन सबसे बेस्ट चीज़ होती है। जब हमारी बात सनस्क्रीन पे से हो रही है मैम, सनस्क्रीन आज की डेट में हर पर्सन को पता है कि सनस्क्रीन कंपलसरी है ना। तो मुझे एक चीज़ जाननी थी कि सनस्क्रीन के लिए राइट एज कौन सी है? सनस्क्रीन की राइट एज तब से जब से आप बाहर निकल रहे हो। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनको भी आप सनस्क्रीन लगा कर भेजें।
ओके। हाँ जी, स्कूल में अगर आप जा रहे हैं बच्चे बाहर खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स पीरियड्स में खेल रहे हैं, उस वक्त भी सनस्क्रीन ज़रूर होना चाहिए उनके फेस पे। स्किन तो स्किन है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा। एज्ड पर्सन है, तो स्किन सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट। मेल अब बाहर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली जहाँ सन ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा जिन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे स्कूल्स में भी मैंडेटरी है सनस्क्रीन यूज़ करना। सनस्क्रीन, ये बात बहुत सही बोली मैम कि सनस्क्रीन बहुत, क्योंकि सनस्क्रीन मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने बताया था कि अगर आप 2 इयर्स तक लगातार कोई अच्छा सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन अपने आप वाइटनिंग भी हो जाती है। क्या ये सच है? बेसिकली आप धूप अवॉइड कर रहे हैं, धूप में जाने से या सनरेज ज़्यादा लेने से पिगमेंटेशन बढ़ता है। जब आप सनरेज से प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्किन में एक्सेसिव पिगमेंट या एक्सेसिव कलर बनना था वो नहीं बनेगा, तो यू फील कि आपकी स्किन लाइटन हो गई। ओह, मतलब बेसिकली हम खुद भी अपनी स्किन लाइटनिंग कर सकते हैं सनस्क्रीन के थ्रू भी। बिल्कुल, तो जैसे कुछ हद तक। कुछ हद तक और अब बात आती है मैम कि मैं जानना चाहूँगी आपसे कि स्किन रूटीन क्या होना चाहिए? स्किन रूटीन, एक बेसिक अच्छी स्किन रूटीन में वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सेकेंडली, आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन कंसर्न्स और क्या है, आपको पिगमेंटेशन है या आपको डलनेस है, तो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। मॉर्निंग में भी जैसे आपने सुबह फेस वॉश कर लिया एंड देन यू अप्लाई अ टोनर। अगर कोई सिरम आपको एडवाइज्ड है, कोई एक्टिव्स आपको एडवाइज्ड हैं डॉक्टर की तरफ से, जैसे आजकल मोस्टली सब लोग अवेयर हैं, रेटिनॉल सिरम है या नियासिनामाइड सिरम है, कोई भी सिरम है जो आपको एडवाइज्ड है आपके डॉक्टर की तरफ से, आप उसको मॉर्निंग में लगाएं। उसके बाद मॉइस्चराइजर से उसको सील करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसके ऊपर एक सनस्क्रीन की अच्छी लेयर 2 फिंगर रूल के हिसाब से, दैट मीन्स कि 2 फिंगर्स पे आपने लेना है सनस्क्रीन, और उतना सनस्क्रीन आपको अपने फेस पे लगाना है। नेक पे भी लगाना है या जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज आपके बॉडी के हैं, आप बाहर जा रहे हैं उन सब जगहों पे सनस्क्रीन लगाना है। रात में फिर से फेस वॉश करने के बाद आप अपना जो भी सिरम आपको एडवाइज्ड है या कोई और क्रीम एडवाइज्ड है वो लगाने के बाद, टोनिंग करने के बाद फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और यू कैन गो टू स्लीप। एक चीज़ और आती है कि स्किन, जैसे हमने सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, सनस्क्रीन लगाने से जैसे आपने बोला कि आपका टोन भी अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, क्या ये सच है सनस्क्रीन लगाने से आपको स्किन कैंसर से भी आप सेव हो सकते हो? बिल्कुल। सनस्क्रीन में बेसिकली हम जो सन रेज होती हैं उसमें 2 तरह की रेज होती हैं, UVA और UVB। तो उसमें से एक टाइप जो है वो सन डैमेज की वजह से हमें कैंसर्स भी कॉज करती है, पर उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है सन रेज में। सनस्क्रीन लगाने से डेफिनेटली आपको उससे भी बचाव मिलेगा, स्किन कैंसर से भी बचाव होता है। बेसिकली अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँ कि आपको सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे डेली लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए, और जब हर 2-3 घंटे बाद रिपीट भी करना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं आप अपना सनस्क्रीन अपने साथ रखें, और एवरी 3 आवर्स अगर आप सन एक्सपोजर वाली जगह पे जा रहे हो तो उसको फिर से यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली मैम ये आपने कि हर 2 या 3 घंटे के बाद आपको दोबारा फिर रीयूज़ करना चाहिए। तो जैसे सनस्क्रीन की बात हो रही है मैम, यहाँ पे हमारी सनस्क्रीन में एक चीज़ और आती है कि सनस्क्रीन कौन से ब्रांड्स का ज़्यादा अच्छा होता है? सनस्क्रीन आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मार्केट से ले सकते हैं, बट उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि SPF कितना है, वो 30 to 50 की रेंज के बीच में हमें लेना चाहिए। 30। ये इंडियन स्किन पे अलग रहता है, बाहर पे नहीं, ऐसा नहीं है। सन प्रोटेक्शन 30%, अप्रॉक्सीमेटली 96% आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम सनरेज, और SPF 50 98% प्रोटेक्शन देता है। तो सिर्फ 2% का फ़र्क है, या फिर आप वही 30 वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगा सकते हैं। मैम सनस्क्रीन की बात होगी अब हमारी, अब मैं बात आती है हेयर्स के ऊपर, क्योंकि आप एक इंसान को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है। आप उसके बुटक्स करके या फिर उसकी स्माइल लेके या उसके रिंगल्स ख़त्म करके एक 40 इयर्स की लेडी को भी आप 20 तक लेके आ सकते हो। नहीं, 40 को 20 तक नहीं ला सकते, बट हाँ वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव, मतलब उनकी पूरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है। मैम एक चीज़ और है कि आजकल आपने देखा होगा कि लड़कों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत रहता तो औरतों में भी है, पर मेन में कुछ ज़्यादा रहता है। क्या उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास? मेन में जो हेयर फॉल होता है उसका एक स्पेशल कॉज होता है उनके हार्मोन्स, यानी कि उनमें एक हार्मोन की मात्रा उनके ब्लड में ज़्यादा होने पे हेयर फॉल होता है। अगर हम
हमारे पास कई तरीके होते हैं उस हेयर फॉल को रोकने के लिए। कुछ तो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उन हॉर्मोन्स को ही रोकती हैं हेयर फॉल करने के लिए, बिकॉज वो हेयर का जो फॉलिकल है यानी कि हेयर की जड़ है, जो बाल की जड़ है, उसको कमज़ोर करती हैं और उसकी वजह से बाल जल्दी गिर जाता है। दूसरा, उनके कुछ बॉडी में कुछ विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स उनकी कमी होने के कारण भी हेयर फॉल होता है। तो अगर हम उस कमी को पूरा कर दें और उसके अकॉर्डिंग हम उनको मेडिसिन दें तो उससे भी हेयर फॉल कम होता है, रुक सकता है। दूसरा, हेयर बालों में लगाने के लिए कुछ हेयर स्प्रेज भी अवेलेबल होते हैं जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यूज़ किए जा सकते हैं। मैम, जब हेयर फॉल की बात आती है तो हेयर ग्रोथ की भी बात आती है। समटाइम कई बार होता है कि कई लोगों के सर में गंज डल जाते हैं, क्या उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल किया जा सकता है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में किया जा सकता है। अगर आपको अपने महसूस हो रहे हैं बाल पतले हो रहे हैं या बाल कम लग रहे हैं या गंजापन महसूस हो रहा है तो काफ़ी सारे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें कि जिनको काफ़ी ज़्यादा उनका सक्सेस रेट भी माना जाता है। उसमें सेशंस होते हैं, एवरी मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। ये तकरीबन कितने सेशन से आपका सिस्टम शुरू हो जाता 4 to 6 सेशंस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स को। उसमें कई तरीके के इंजेक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट टाइप एंड कंसर्न हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें GFC पे जाना है या हमें PRP पे जाना है। आजकल आम लोगों को सभी को मालूम है PRP क्या होता है। पर आप प्लीज़ थोड़ा सा डिफाइन करें। PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बेसिकली। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इज़ कि आप पेशेंट के अपने ही ब्लड में से हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल लेते हैं जिसको हम वापस उनके स्कैल्प पे यानी कि सिर की खाल पे बालों के आसपास इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्लाज्मा से मुझे एक याद आया, क्या ये फेशियल में भी प्लाज्मा यूज़ होता है? PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बॉडी में कई जगहों पे यूज़ होता है। फेस की ग्लो के लिए, ओवरऑल ग्लो के लिए हम नीडलिंग के साथ इसको कंबाइन भी करते हैं, जिसको आमतौर पे आम भाषा में लोग वैम्पायर फेशियल के नाम से जानते हैं। वैम्पायर फेशियल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मुझे याद है, ये नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड वाइफ्स में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये काफ़ी फेशियल ये वाला काफ़ी फेमस है जिसको वैम्पायर फेशियल कहते हैं। वैम्पायर इसलिए कि इसमें ब्लड यूज़ हो रहा है, तो इसमें ब्लड आपका इस्तेमाल होता है, पेशेंट का इस्तेमाल होता है। उसी में से कुछ फैक्टर्स निकाले जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है उसको। उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे आपकी फेस की स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है और बालों की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। तो इट कैन बी डन बोथ ऑन फेस एंड स्कैल्प। जैसे कि आपने बताया कि ये वैम्पायर फेशियल होता है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्या ये भी रेगुलर कराना पड़ता है मैम? कराना पड़ता नहीं है, बट ये करवाना चाहिए बेसिकली। इफ़ यू वांट कि आपके बाल पतले हो रहे हैं और हेयर ग्रोथ कम है, मतलब और ओवरऑल टेक्सचर के लिए भी, फेस की स्किन की टाइटनिंग के लिए, टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि हम इन ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, हेयर ग्रोथ की बात की हमने, फेशियल की, अब आते हैं हम स्माइल पे, है ना। आप अच्छी स्माइल भी देते हो लोगों को, है ना। जैसे कि मेरे भी टीथ में गैप है, क्या ये फिल हो सकता है? स्माइल मेकओवर यानी कि स्माइल डिज़ाइनिंग, इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि दांतों के बीच में गैप्स होना या दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना या दांतों का कलर ख़राब होना या उनके शेप उतनी अच्छी नहीं होना या उनके दांत के ऊपर कोई दाग धब्बे होना। तो इन सब चीज़ों का इलाज, इस सब को स्माइल मेकओवर कहा जाता है, जिसमें कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल हैं। इसमें सबसे पहले लेज़र वाइटनिंग आती है। लेज़र वाइटनिंग में एक केमिकल को आप दांतों पे लगाते हैं और उसको लेज़र लाइट से एक्टिवेट किया जाता है, जिससे उससे वाइट हो जाते हैं। उससे दांतों का शेड थोड़ा सा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। ओके। जितना शेड है उससे 1 या 2 नंबर फ़र्क आ जाता है और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स होते हैं उसके। दूसरी चीज़ है गैप्स कम करना। दांतों के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें विनियर्स और लैमिनेट्स होते हैं और दांतों के गैप बिल्कुल प्रॉपरली बंद हो जाते हैं। जो ज़्यादा, जैसे विनियर की बात चली है, तो आजकल मैं भी सोच रही थी विनियर कराने के लिए। तो विनियर में ये क्या रहता है, इसका ट्रीटमेंट में क्या ये वन टाइम ट्रीटमेंट है कि आपको अगेन एंड अगेन ही ट्रीटमेंट? ये दिस इज़ अ वन टाइम ट्रीटमेंट। विनियर इज़ अ वन टाइम ट्रीटमेंट। इसमें आपका नाप लिया जाता है दांतों का और आपके गैप के अनुसार हम ट्रीटमेंट डिवाइस करते हैं कि हमें ऑन द चेयर करना है या हमें लैब से बनवा के वहाँ पर उसके पीसेस लगाने हैं। मैम, जैसे हम इन ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट पॉकेट फ्रेंडली होते हैं या फिर कॉस्टली होते हैं? पीनियर्स थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं। पीनियर्स आर लिटिल कॉस्टलियर, बट अगर हम पोर्सलिन लैमिनेट्स में जा रहे हैं तो वो कॉस्टलियर होते हैं। अगर हम कॉम्पोजिट में जा रहे हैं यानी कि जो ऑन द चेयर यानी कि इन द क्लिनिक किया जाता है, वो थोड़ा सा
पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो मैम जैसे हमने स्माइल के ऊपर बात की, टीथ के ऊपर बात की, तो अब मैं सारी चीज़ों का एक आपसे रूटीन जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को हम नेचुरली भी ठीक रख सकते हैं, सारी चीज़ों को? अगर हमारे दांतों में गैप्स हैं हम उनको नेचुरली बंद नहीं कर सकते, बट हमारा फेस, जो हमारी फेस की सुंदरता है, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा फेस सुंदर दिखे, हम जितने जैसे दिख रहे हैं उससे और बेटर दिखें। तो जो हमारा फेस की बनावट है, वो हमारे फेस पे जो फैट है, दांतों की शेप है और बाल हैं, फेस की स्किन है, स्किन का टेक्सचर है, हर चीज़ से बनता है। तो अगर हम ओवरऑल अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है। तो लाइफस्टाइल भी इसमें मैटर करता है? लाइफस्टाइल में आप अपनी डाइट अच्छी रखें, एडिक्वेट स्लीप रखें, अच्छी तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, यानी कि लिक्विड्स इनटेक अच्छा होना चाहिए, और रेगुलर चेकअप्स पे रहें कि कोई बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई विटामिन्स की कमी नहीं है, या किसी भी चीज़ की, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ गुड इनफ। आइज़ के में रिंकल्स बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट होके आइज़ रिंकल ख़त्म किए जा सकते हैं? आइज़ के अराउंड जो स्किन होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो उसमें जो फाइन लाइंस या फाइन रिंकल्स आते हैं उसके लिए आजकल बायो रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो वहाँ की स्किन को वाइटलाइज करते हैं और रिंकल्स को कम भी करते हैं। साथ में और जो मोडालिटीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, RF और वो चीज़ें भी काम करती हैं। हाँ जी। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इन ट्रीटमेंट से इंसान अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकता है या बढ़ा सकता है, तो मतलब आप तो एक जादू की छड़ी की तरह लोगों के लिए काम करते हो, स्माइल से लेके उनकी स्किन टोन से लेके उनकी स्किन हेल्थ तक भी काम करते हो। मैम अब आती है फिलर्स की बात। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कम उम्र में ही ओल्ड एज दिखना शुरू हो जाते हैं, क्या उसमें फिलर्स हेल्प करते हैं? जो हमारा फेस होता है उसमें जो एजिंग है वो कई वजह से आती है। हमारे फेस की बोन्स धीरे धीरे शेप बदलती हैं, हमारे फेस पे जो फैट पैड्स हैं यानी कि फैट है वो भी कम होने लगता है, या हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है। तो जब हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है या प्रोटीन कम होता है तो हमारे फेस की स्किन थोड़ी सी लटकने लगती है, और फैट कम होने से तो जगह जगह हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेस अंदर दब गया। तो उस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और आपके फेस की सुंदरता को उभारने के लिए हमें फिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलर्स कई जगहों पे फेस पे किया जा सकता है, जैसे कनपट्टी पे या गाल पे या लिप्स के अंदर, नोज़ के ऊपर। नोज़ की किसी की नोज़ की शेप प्रॉपर नहीं है या तीखी नहीं है तो उसके लिए फिलर किया जा सकता है। मतलब आजकल अगर मैं बोलूँ कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, फिलर से भी काम चल सकता है। नोज़ की शेप बहुत कम, थोड़ी उसमें आवश्यकता है अगर चेंज की तो फिलर से हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है तो वो सिर्फ फिलर से नहीं हो सकता। और मैम फिलर्स भी अगेन एंड अगेन कराने पड़ते हैं? फिलर्स आपको दोबारा करने पड़ते हैं। कितने मंथ बाद? जिसमें रफली कुछ फिलर्स में 1 साल से ऊपर भी निकल जाता है, कुछ में 9 मंथ्स तक हो जाता है। ऐसा फिलर्स की लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि फिलर्स बाद में ख़त्म हो जाते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कुछ? अगर ठीक तरीके से फिलर्स किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपीरियंस्ड हैंड से ही होना चाहिए वो चीज़ें। जैसे आपने बताया कि फेस का आपका जो स्किन है वो दब जाती है ना? तो ये जेंट्स भी कराते हैं कि लेडीज़ ही कराती हैं? स्किन तो स्किन है, वो मेल्स हों या फीमेल्स हैं, दोनों केसेस में बहुत अच्छी तरह से कामयाब तरीके से कोई भी स्किन ट्रीटमेंट्स, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, कोई भी ट्रीटमेंट्स आप मेल्स और फीमेल्स दोनों में इक्वली ठीक तरीके से की जा सकती हैं, और दोनों को ज़रूरत भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही ये ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रही हैं। आजकल आई वुड से कि मेल्स आर मोर कॉशियस एंड मोर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि आजकल जितने हेयर एक्सटेंशंस चले हुए हैं वो सबसे ज़्यादा मेल्स ही मुझे लगता है यूज़ करते हैं और लगाते हैं। वो मेल पैटर्न बैल्डनेस की वजह से है जो हेयर एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, बट स्किन के लिए या फेस के लिए या बियर्ड शेपिंग भी करवाते हैं आजकल मेल्स, हेयर रिमूवल भी करवाते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल भी करवाते हैं। हम आते हैं मैम, इसी सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं अभी, हेयर रिमूवर मैम। जैसे कि हमें नॉर्मल जो लोग हैं उनको आजकल खैर इंटरनेट के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो चुकी है, पर नॉर्मली लोगों को पता था वैक्सिंग कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं हेयर्स को। हेयर लेज़र कितना पावरफुल है और कितना हेल्पफुल है? लेज़र हेयर रिमूवल बेसिकली इट्स नॉट लेज़र हेयर रिमूवल, इट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन। दैट मीन्स ये लेज़र के द्वारा आपके बालों के फॉलिकल्स को कम कर देगा या काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगा, बट कुछ लोगों को 1-2 साल बाद उसका टचअप या एक रीसेशन लेना पड़ता है ताकि
किसी किसी को फिर से ग्रोथ आती है तो उसको ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कामयाब इलाज है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन बिल्कुल हेयर फ्री हो और बहुत अच्छी दिखे और हमें बार बार बाल रिमूव करने के लिए किसी तरह के प्रोसीजर में ना जाना पड़े, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है इसमें। तो आप जैसे अगर आप मैं अपनी डॉटर के लिए पूछूं तो आप क्या रिकमेंड करोगे? ऑब्वियसली Sorry. लेज़र हेयर रिमूवल इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि आपको बार बार एक प्रोसीजर में नहीं पड़ना है एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी सक्सेसफुल, इट्स वेरी काइंड ऑफ पेनलेस ट्रीटमेंट। कॉस्ट इज़ दैन इशू बेसिकली। जिन लोग सोचते हैं कि हमें करवाएं या हम नहीं जाएं इसमें लेज़र में, कॉस्ट इज़ बेसिकली एन इशू। मैम एक तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए, अगर आपसे कोई ऑडियंस का आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहें तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? मैम मैं अम्बाला में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम है जिंदल एस्थेटिक्स एंड डेंटल केयर, और ये नारायण हॉस्पिटल अम्बाला सिटी के अंदर है। मैम मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को भी कुछ एडवाइस दे के जाएं। आप अच्छी स्किन के लिए आप एक प्रॉपर स्किन रूटीन को फॉलो करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी स्लीप साइकिल अच्छी रखें, दैट मीन्स एडिक्वेट स्लीप लें। स्ट्रेस ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए हार्मफुल है, तो स्किन और हेयर के लिए भी हार्मफुल है, तो स्ट्रेस कम रखें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि वो स्ट्रेस फ्री हो। और अच्छे बालों के लिए आप अपना जनरल बॉडी चेकअप कराएं। अगर आप हेयर फॉल इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप एक डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अगर कुछ भी ट्रीटमेंट उसमें रिक्वायर्ड है तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को हेयर ग्रोथ के लिए एक चीज़ बात बोलना चाहूँगी। कभी कभी हेयर फॉल आपका आयरन की कमी से भी होता है, जब आपके बॉडी में ब्लड नहीं होता तब भी होता है, इसलिए टाइम टू टाइम आप चेकअप कराते रहिए और आप जुड़े रहिए पॉडकास्ट विद शालू में। आज हमने बात की रुकमन जी से। हम आगे आगे ऐसे ही बहुत ही अच्छे उम्दा डॉक्टर्स, मेंटोर, इन्फ्लुएंसर्स, गेस्टों को आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। और आज हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात ये सीखी कि आपको सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है कि किस एज में शुरू करना है। आपको जिस भी एज में शुरू करना है, जब भी आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हो तब से ही आपने सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना है। पॉडकास्ट विद शालू के थ्रू ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हो, आप भी जानकारी चाहते हो, तो पॉडकास्ट विद शालू को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।